कभी हार न मानना, नेवर गिव इन, नेवर गिव अप, डोंट गिव इन, क्या ये हर बार काम करता है जीवन में? दोस्तों, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज शिशिर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ और लीडरशिप कोच। आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, बात है 1941 की। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। वो एक स्कूल जाते हैं, हैरो स्कूल जाते हैं और वहाँ बच्चों को संबोधित करते हैं। 20 मिनट का उनका भाषण था, लेकिन जो दो स्टेटमेंट जो इतिहास में दर्ज है वो थे नेवर गिव इन, नेवर गिव इन, नेवर गिव इन, नेवर 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 एवर। शायद आपने सुना होगा। दोस्तों, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, नेवर गिव इन, ये बहुत पावरफुल शब्द हैं, बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। ये हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। लेकिन हमारे मन में, सबके मन में ये सवाल आता है कि क्या असल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में ये हर बार काम करते हैं? अगर हम इतिहास को साक्षी माने और इतिहास के पन्नों में झांके तो हम ये पाएंगे कि जिस चीज़ में हमें पूरा विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, वी आर पैशनेट अबाउट, और जिसे हम बिना सोचे एक दिन भी नहीं रह सकते, उस चीज़ में ये जरूर काम करता है। इतिहास की कहानी से आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे पूरा सुनिएगा। दोस्तों, बात है 1922 की, 100 साल पहले। ये उस इंसान की कहानी है जो रातों रात सेलिब्रिटी सुपरस्टार बनता है। जी हाँ, रातों रात सेलिब्रिटी और सुपरस्टार। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा, केवल 3300 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में। और इजिप्ट में उस समय वहाँ उन राजाओं को फेरोज कहा जाता था, और उस समय की प्रथा थी, मान्यता के अनुसार उनके मौत के बाद के जीवन में उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए भव्य पिरामिड्स बनाए जाते थे ताकि उनके मरने के बाद उनके शरीर को संभाल के रखा जाए, जिसे मम्मी कहते थे, और उस प्रोसेस को मम्मीफिकेशन, और उन्हें उस आफ्टर लाइफ में, मौत के बाद के जीवन में कोई तकलीफ न हो, इसलिए सारी जरूरत की चीज़ें और लग्जरी आइटम्स उनके साथ दफन की जाती थी। हम सब जानते हैं कि जो पिरामिड्स है वो 7 एंशिएंट वंडर्स में हुआ करते थे और काफ़ी भव्य और काफ़ी विशाल, बहुत दूर से दिखाई दिया करते थे। और जैसे ये कुछ दिनों बाद ये जैसे एडवर्टाइजिंग होर्डिंग या बिलबोर्ड की तरह काम करने लगे हो, जैसे जो ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ पर इस देश का सबसे शक्तिशाली और धनी राजा आराम फरमा रहा है अपने पूरे धन दौलत के साथ, और जैसे ये खुला इनविटेशन हो कि आओ और मुझे लूट लो। और दोस्तों, यही हुआ। टूम रेडर्स, ट्रेजर हंटर्स इन पिरामिड्स को लूटने लगे, उन्हें लूट लिया करते थे, खाली मम्मी छोड़ दिया करते थे। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि धीरे धीरे पिरामिड्स बनने बंद हो गए। लेकिन मौत के बाद के जीवन में जो उनकी आस्था थी, तो ये जरूरी था कि एक नई जगह खोजी जाए। इजिप्ट के रेगिस्तान के घने जंगलों में उन्होंने एक जगह खोजी जहां वो मकबरे बनाने लगे, और उसे आज वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो भी टूम रेडर्स से बच ना सके, उन्हें भी लूटा जाने लगा। और खैर, ये वैली ऑफ किंग्स, दोस्तों बता दूं कि 3000 सालों तक ये इंसानी आंखों से ओझल रहे। और 19वीं सदी आते आते यूरोप के आर्कियोलॉजिस्ट का अचानक इंटरेस्ट इजिप्ट में होने लगता है, और इस उम्मीद में कि यहाँ उन्हें गड़ा धन या खजाना मिलेगा, वो यहाँ आने लगते हैं, खोज और खुदाई का काम शुरू करते हैं। उन्हें सफलता भी बहुत मिलती है, कई मम्मी, कई मकबरे वो खोज निकालते हैं, लेकिन एक भी मकबरा ऐसा नहीं मिलता है जिसमें धन, गड़ा धन या खजाना मौजूद हो। खैर, बात है 1891 की, और हॉवर्ड कार्टर, जो पेशे से एक पेंटर थे, केवल 17 साल के थे, वो इजिप्ट पहुंचते हैं और इजिप्ट में उनका मन लगने लगता है, यहाँ के कल्चर में वो रमने लगते हैं, और उनके फेरोज की जो जीवन है उसको वो स्टडी करते हैं, उनको रिसर्च करते हैं। और न जाने दोस्तों, होता है ना गट फीलिंग या सिक्स सेंस, उन्हें ये पक्का यकीन, पक्का विश्वास हो जाता है कि एक मकबरा ऐसा है जिसे लूटा नहीं गया है, जो बाकी है, जो टूम रेडर्स की नज़रों से बच गया है। लेकिन उसे ढूंढने के लिए उन्हें काफ़ी धन की जरूरत थी जो उनके पास नहीं था। तो वो एक स्पॉन्सर्स की तलाश करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है लॉर्ड कनारवन से। लॉर्ड कनारवन एक काफ़ी धनी अरिस्टोक्रेटिक ब्रिटिश फैमिली के सदस्य थे, और एक कार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ये कहा था कि अगर उन्हें जल्दी ठीक होना है तो वो इंग्लैंड की सर्दियों से बचे और उस समय गर्म जगह जाया करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो इजिप्ट आने लगे, और उनकी वहाँ मुलाकात हॉवर्ड कार्टर से होती है। वो काफ़ी प्रभावित होते हैं हॉवर्ड कार्टर से। हॉवर्ड कार्टर उनके सामने प्रपोजल रखते हैं, वो मान जाते हैं स्पॉन्सर करने के
के लिए। और उस समय ये मैं बता दूं आपको कि एक ही टीम को लाइसेंस दिया जाता था खोज और खुदाई के लिए, और 1902 से 1913 थियोडर डेविस और उनकी टीम को ये लाइसेंस मिला हुआ था। और उस टीम ने 30 से ज़्यादा मकबरे ढूंढ निकाले, लेकिन हश्र वही था, उनको भी एक भी मकबरा ऐसा नहीं मिला जिसमें धन मौजूद हो। खैर 1914 में आते आते थियोडर डेविस का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो गया। उन्हें ये पक्का विश्वास हो गया कि अब उन्हें कुछ नहीं मिलना है। उन्होंने वो अपना लाइसेंस नहीं रिन्यू कराते हैं, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लॉर्ड कार्नारवन के लिए। वो ये लाइसेंस ले लेते हैं, और इससे पहले कि वो हॉवर्ड कार्टर उनकी टीम को काम शुरू करने के लिए कहे, हम सब जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है, तो ये काम को रोकना पड़ता है। 1917 में ये काम वापस शुरू होता है। ये मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो काम होता था ये 4 या 5 महीने सर्दियों में हुआ करता था, जिसे एक सीजन कहा जाता था। और 1917 से 1921 लगातार 5 सीजन हॉवर्ड कार्टर और उसकी टीम खोज और खुदाई का काम करती रही, कड़ी मेहनत की, लेकिन कोई भी उन्हें सफलता नहीं मिली। खैर हर सीजन में काफ़ी धन की ज़रूरत होती थी जो लॉर्ड कार्नारवन स्पॉन्सर कर रहे थे, लेकिन लगातार 5 सालों की असफलता के कारण लॉर्ड कार्नारवन का पेशेंस जवाब देने लगा था। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो गए थे। उनके दोस्तों ने भी उन्हें समझाया कि ये बेवकूफ़ी है, किसी को कुछ नहीं मिला है आज तक, उन्हें क्या मिलेगा। उन्हें भी पक्का यकीन हो गया था कि अब कुछ नहीं मिलना है। तो वो 1922 की गर्मी को हॉवर्ड कार्टर को अपने घर बुलाते हैं लंदन में, और उनसे ये कहते हैं कि अब वो आगे ये सीज़न स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। ये सुनना था कि हॉवर्ड कार्टर को जैसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता है वो क्या कहें। वो बहुत कोशिश करते हैं लॉर्ड कार्नारवन को समझाने की, लेकिन लॉर्ड कार्नारवन टस से मस नहीं होते हैं। कोई ऑप्शन नहीं देख के हॉवर्ड कार्टर सिर्फ उनसे यही कहते हैं कि सर आप सिर्फ अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लीजिए और मुझे दे दीजिए, और जो भी खर्चा होगा इस सीज़न में, मेरे पास जो भी सेविंग है वो मैं उसमें से यूज़ करूँगा। दोस्तों ये सुनना था कि हॉवर्ड कार्टर के जोश, जज्बे और जुनून को देखकर लॉर्ड कार्नारवन काफ़ी प्रभावित होते हैं। वो उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो सीज़न है ये आखिरी सीज़न होगा, नाउ और नेवर। खैर 1 नवंबर 1922 को खोज और खुदाई का काम शुरू होता है, 6 सीज़न शुरू होता है। और 4 नवंबर सिर्फ तीसरे दिन ही एक छोटा लड़का जो मजदूरों को पानी पिलाया करता था, वो रेत में बैठा लकड़ी लिए खेल रहा था कि अचानक उसे कुछ सीढ़ी जैसा दिखाई देता है। वो दौड़ा हॉवर्ड कार्टर के पास पहुंचता है, उस टीम को बुला के लाता है। वहाँ पे खुदाई की जाती है, 15 सीढ़ियाँ मिलती है। वो जाके एक मकबरे के आगे निकलती है, रुकती है, जहाँ पे सील मौजूद थी, और उसके आगे लिखा था तूतनखामुन। सील मौजूद होने का ये मतलब था कि उस मकबरे को लूटा नहीं गया है, वो बच गया है, उसमें मुमकिन है कि धन और खजाना मौजूद हो। खैर ये देखना और सुनना था कि हॉवर्ड कार्टर ही रियली गेट सुपर एक्साइटेड। वो तुरंत टेलीग्राम करते हैं लॉर्ड कार्नारवन को और उन्हें वहाँ आने के लिए कहते हैं। लॉर्ड कार्नारवन और उनकी बेटी 3 हफ्ते बाद इजिप्ट पहुँचते हैं। हॉवर्ड कार्टर उन्हें वहाँ ले जाते हैं उस जगह, दीवार में एक छेद करते हैं और मोमबत्ती हाथ में लिए अंदर झाँकते हैं देखने के लिए कि क्या उन्हें दिख रहा है। कुछ देर हो जाती है, लॉर्ड कार्नारवन थोड़े इम्पेशंस हो जाते हैं। वो पूछते हैं हॉवर्ड कैन यू सी समथिंग। उसके बाद हॉवर्ड ने जो कहा दोस्तों, वो बहुत फेमस लाइंस हुई हैं। हॉवर्ड ने कहा यस वंडरफुल थिंग्स एंड लेट मी टेल यू दोस्तों कि दिस वर नॉट जस्ट वंडरफुल थिंग्स, दिस वर द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट ह्यूमन आइज हैड एवर सीन। ऐसी चीज़ें जो शायद ही आज तक इंसान की नज़रों ने देखी हो। उस मकबरे में 4 या 5 कमरे मिलते हैं जिसमें 5000 से ज़्यादा चीज़ें, यस 5000 प्लस आइटम्स जो तूतनखामुन की मम्मी के साथ दफन किए गए थे वो मिलते हैं। और उन आइटम्स में ज्वेलरी, गोल्ड कॉफिन, फेमस गोल्ड फेस मास्क, गोल्ड थ्रोन, फर्नीचर, फूड, 30 jars of wine, yes I repeat 30 jars of wine, sandals, gold चेन, चैरियट, परफ्यूम्स, बेड। दोस्तों ये जो गोल्ड कॉफिन आप देख रहे हैं इसका वजन है 1100 kg। और दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया एहसास देने के लिए आपको एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन देना चाहूँगा। ये हाइपोथेटिकल है लेकिन आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली क्या इसकी वैल्यू थी। एक जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के मैथमेटिशियन ने कैलकुलेशन किया है कि अगर ये जो सारी 5000 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो दफन की गई थी तूतनखामुन के साथ, अगर उन्हें उस समय के मूल्य को सिर्फ 5 या 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर इन्वेस्ट कर दिया जाता तो आज 3300 साल बाद आप गेस कर सकते हैं कि उसकी क्या कीमत होती। जस्ट एक वाइल्ड गेस कीजिए।
दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहकर भी आप वो गेस नहीं कर पाएंगे। कारण था इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों वो थी 14 और उसके बाद 87 zeros। यस आई रिपीट 14 एंड देन फॉलोड बाय 87 zeros। वाओ, कहते हैं कि दोनों ये अगर हम सारे विश्व की अगर जीडीपी को मिला ले उससे कई गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों ये दिस वाज रियल ब्रेकिंग न्यूज़। ये आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह नहीं थी जो हर दिन ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। दिस वाज रियल ब्रेकिंग न्यूज़। पूरे विश्व में तहलका मच जाता है। रातों रात हॉवर्ड कार्टर सेलिब्रिटी सुपरस्टार बन जाते हैं। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया जाता है, उन्हें डिबेट्स के लिए बुलाया जाता है, उन्हें डॉक्टरेट दी गई। अमेरिकन के राष्ट्रपति उन्हें चाय पे बुलाते हैं। जस्ट थिंक, जस्ट रिफ्लेक्ट। दोस्तों जरा विचार करिएगा, सोचिएगा क्या होता अगर हॉवर्ड कार्टर भी लगातार 5 सालों की असफलता के बाद या पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए अगर वो भी हिम्मत हार जाते और एक बार और कोशिश नहीं करते। दोस्तों ये बेहतरीन उदाहरण है उस ताकत की जो कभी हार न मानने से आती है, उस ताकत की जो एक बार और कोशिश करने से आती है। ताकत अपने जोश की, ताकत आत्मविश्वास की, ताकत अपने जुनून की, ताकत अपने पैशन की। जब हम रेस दौड़ते हैं तो हमें फिनिशिंग लाइन दिखाई देती है तो हम हमारी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने में। लेकिन बदकिस्मती से जीवन की रेस में, जीवन की दौड़ में हमें फिनिशिंग लाइन दिखाई नहीं देती है। और बहुत बार ये होता है, आपने पाया होगा कि हम फिनिशिंग रेस से कुछ देर पहले ही हार मान लेते हैं, दम तोड़ देते हैं। दोस्तों थॉमस एडिसन ने बहुत प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप एंड द रियल वे टू सक्सीड इज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सफलता को अगर 3 शब्दों में कहना है तो वो क्या होगा, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार और, आई रिपीट, एक बार और। डोंट गिव अप, नेवर गिव इन, डोंट गिव इन, एक बार और। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और दोस्तों ये इस कहानी को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। हमारे जीवन में भी हमने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम हार मान लेते हैं। तो अगली बार जब भी आप उस दहलीज पे हो, आप हार मानने ही वाले हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप एक बार हॉवर्ड कार्टर के जीवन की इस घटना को एक बार अपने सामने याद करिएगा, उसे सामने रखिएगा। हो सकता है वो आपको एक बार और कोशिश करने के लिए हौसला दे, और कौन जानता है वो एक बार आपकी सफलता के लिए आखिरी बार साबित हो। जाते जाते दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब सारी दुनिया ये कहती है हार मान लो, तब आशा और उम्मीद धीरे से आपके कान में कहती है कि सिर्फ एक बार और, सिर्फ एक बार और। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।